हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज सिंह। आई एम फ्रॉम जेएमसी दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलीमर चैप्टर को पूरा समराइज फॉर्म में। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर को सबसे कम टाइम में किस तरीके से हम समराइज फॉर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको पूरा पॉलीमर रिकॉल कराऊंगी, तो आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है चीज़ों को। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है इसका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो हम सबसे पहले पॉलीमर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल उस तरीके से बताऊं जहाँ से क्वेश्चंस पुट होते हैं, और आपको सिर्फ इसी वे में इंफॉर्मेशन को रिटर्न रखना है। क्योंकि देखो, पॉलीमर जो चैप्टर है इससे जो है क्वेश्चन सिर्फ टिक करने के लिए आते हैं। यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना या ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना पड़े। ठीक है, सिर्फ याद होगा तो आंसर टिक होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट तक अपने छोटे छोटे चैप्टर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको सारे जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको विद एनसीईआरटी समझाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ समराइज फॉर्म में बता रही हूँ, देन इसका जो है हम एनसीईआरटी भी समझेंगे। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमर जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपको पता है, इसकी डेफिनेशन नहीं बताऊंगी मैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 बेसिस पे किया जाता है। सबसे पहले सोर्स के बेसिस पे, देन उसके बाद स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके बाद मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, और 4th नंबर पे आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर का क्लास 3 टाइप के होते हैं: नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। तो देखो, नेचुरल पॉलीमर क्या होते हैं? वो पॉलीमर जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या प्राप्त होते हैं? तो देखो, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, काफ़ी रेजिन्स हैं और नेचुरल रबर है। ठीक है, ये हमारे जो हैं क्या हैं? नेचुरल पॉलीमर है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्लांट एंड एनिमल से प्राप्त होते हैं। ओके, तो हमें इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ये आपने बहुत बार पढ़े भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं फ्रेंड्स, एक जो चीज़ है, देखो नेचुरल रबर जो आइसोप्रिन लिखा है, वो आइसोप्रिन क्या है? नेचुरल रबर की यूनिट है। ठीक है, आइसोप्रिन के पॉलीमराइजेशन से नेचुरल रबर बनती है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन से होते हैं? तो देखो, सेमी सिंथेटिक, तो फ्रेंड्स इसमें नेचुरल पॉलीमर भी रहता है और कुछ नेचुरल पार्ट रहता है और कुछ हम उसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको कहते हैं इसमें सेमी सिंथेटिक। तो इसके एग्जाम्पल हैं सेलुलोज के डेरिवेटिव्स। कौन कौन से? सेलुलोज एसीटेट, जिसको हम रियोन भी कहते हैं, और सेलुलोज नाइट्रेट। क्या है? सेलुलोज एसीटेट और सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, और सेलुलोज एसीटेट को हम रियोन कहते हैं। ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हो गए। अब देन फ्रेंड्स हम देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर में आते हैं नायलॉन 6,6, ब्यूना एन और ब्यूना एस, जो हम बनाते हैं प्योरली। ओके, ये सोर्स के बेसिस पे हो गए। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सेकंड बेस क्या है? स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे जो पॉलीमर है वो भी फ्रेंड्स हमारे 3 टाइप के होते हैं। जैसे सोर्स के बेसिस पे थे वैसे ही तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो पॉलीमर है वो हमारे 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो फ्रेंड देखो, शब्द से ही, नाम से ही डिफाइन हो रहा है। लीनियर पॉलीमर माने जो लीनियरली पाए जा रहे हैं, ब्रांच पॉलीमर माने जिनके अंदर ब्रांचिंग है, और फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर माने जो ब्रांच बनने के बाद में वो आपस में एक दूसरे भी जुड़ गए, तो यानी एक नेटवर्क बना लिया, तो इसको नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, लीनियर पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अब देखो पॉलीथीन हम आगे पढ़ेंगे तो पॉलीथीन की डिवाइडेशन पढ़ेंगे। पॉलीथीन 2 टाइप की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसका एग्जांपल है लीनियर पॉलीमर का और पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रांच पॉलीमर का एग्जांपल होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। फिर उसके बाद आते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। इनको फ्रेंड्स जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी कहते हैं, ये हमको याद रखना है। और इसके 3 एग्जाम्पल होते हैं, क्या है? बैकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन सिर्फ टिक करने के लिए आता है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं बस। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम तीसरा देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे पहले, फिर उसके बाद हम मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे भी जो हमारे पॉलीमर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इलास्टोमर, एक होते हैं फाइबर, और तीसरे नंबर का होता है थर्मोप्लास्टिक, और एक और होता है थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो हम एक एक से देखते हैं। तो इलास्टोमर यानी
इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं वो सबसे वीक होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, नेचुरल रबर, बल्कनाइज्ड रबर और ब्यूना एन, ब्यूना एस और नियोप्रिन। ठीक है, अब नियोप्रिन क्या है, ये है एक सिंथेटिक रबर। ठीक है, नियोप्रिन को सिंथेटिक रबर कहते हैं। और ये किसके पॉलीमराइजेशन से बनती है, क्लोरोप्रिन के पॉलीमराइजेशन से। ओके, फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स फाइबर। फाइबर क्या होते हैं, पॉलीएमाइड और पॉलीईस्टर। तो देखो नाम में छुपा है, जिन पॉलीमर के अंदर एमाइड बॉन्ड होगा वो जो है पॉलीएमाइड कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है वो, जिनके अंदर ईस्टर बॉन्ड होगा वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आते हैं पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रेंड्स थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो देखो थर्मोसेटिंग हमने अभी उससे ऊपर पढ़ा था सोर्स के स्ट्रक्चर में, सॉरी। तो इसके भी 3 एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस पे जो है, एक तो एग्जाम्पल से पूछ सकता है, एक इनमें जो है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी जो स्ट्रेंथ जो है, यानी फोर्स जो कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है किसमें, उसका ऑर्डर पूछता है। तो फ्रेंड्स ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले होता है फ्रेंड्स थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, फिर उसके बाद उससे कम होते हैं फाइबर, उससे कम होते हैं थर्मोप्लास्टिक और उससे कम होते हैं इलास्टोमर। ठीक है, तो देखो ये तुम्हें ऐसे नाम देके भी नहीं पूछेगा, तो उस क्या करेगा, एक एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग का दे दिया, एक फाइबर का दे दिया, एक थर्मोप्लास्टिक का दे दिया एग्जाम्पल, एक इलास्टोमर का दे दिया। ठीक है, फिर कहेगा कि चलो बताओ अब इनके अंदर स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बताए। तो हमें दोनों चीज़ें इनके एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए और इनमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, अब फ्रेंड्स हम देखेंगे मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। फ्रेंड्स मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे जो है पॉलीमर हमारे 2 टाइप के होते हैं, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो फ्रेंड देखो एडिशन पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं। ओके, तो देखो एडिशन पॉलीमर माने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी, कंडेंसेशन माने यहाँ पे कोई चीज़ कंडेंस होगी और कुछ चीज़ निकलेगी, एक्सक्लूड होगी वहाँ से। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है। और इनके जो दूसरे नाम है चेन ग्रोथ पॉलीमर और स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, ये भी हमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो एडिशन पॉलीमर हमारे 2 टाइप के होते हैं, होमो पॉलीमर और को पॉलीमर। होमो माने जो सेम यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, को पॉलीमर माने जो है 2 डिफरेंट यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पहला तो यही बन सकता है कि यार एडिशन पॉलीमर कौन कौन से हैं, तो डायरेक्ट नाम याद होंगे तो टिक कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले तो नाम याद होने चाहिए इसमें। तो देखो होमो पॉलीमर में 7 एग्जाम्पल होते हैं। क्या क्या 7 जो पॉलीमर होते हैं कौन से, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, टेफ्लॉन, पॉलीसिस आइसोप्रीन और नियोप्रीन। ठीक है, अब इनको हम एक एक से देखेंगे। और को पॉलीमर में हमारे 2 एग्जाम्पल होते हैं, ब्यूना एन और ब्यूना एस। ओके, तो देखो अब हम सबसे पहले इथीन देखते हैं, माने पॉलीथीन। तो देखो पॉलीथीन, अब याद रखना पॉली के बाद में जो भी लिखा होता है ना, उसी के पॉलीमराइजेशन से वो कंपाउंड बनता है। ठीक है, माने जो बाद में लिखा तो वही उसका मोनोमर होता है। तो देखो पॉलीथीन, इथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। ओके, फिर आता है पॉलीस्टाइरीन। तो देखो फ्रेंड्स स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, पॉलीस्टाइरीन बनता है। ओके, अब फ्रेंड देखो यहाँ पे स्टाइरीन का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ये जो स्टाइरीन का जो है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे। ठीक है, यदि आपने ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा है तो जैसे कि मैं आपको ऑर्गेनिक आगे डिटेक्ट करूँगी सारे ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से बिल्कुल समराइज फॉर्म में, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी और मैं पूरी एनसीईआरटी को और ऑर्गेनिक को बहुत बेटर तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, यदि आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ फ्रेंड्स, जो स्टाइरीन है ना उस पे यदि हम हाइड्रोहेलोजिनेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा ये मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, जो भी सबसे पहले आंसर देगा इसका मैं उसका नाम अगली वीडियो में अनाउंस ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो आप इसको बताना कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। क्या था, स्टाइरीन के जो है स्टाइरीन पे हाइड्रोहेलोजिनेशन कराने पर नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या बनता है। ओके, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब आते हैं स्टाइरीन का यूज क्या होता है। तो फ्रेंड्स स्टाइरीन का यूज है एज ए इंसुलेटर, है ना, वैपिंग मैट, जो मैट
जो होता है मतलब जो अपना जो ज़मीन पे बिछाने के लिए, ठीक है। और टॉयज, रेडियो और टीवी कैबिनेट्स, जो कवर वगैरह टीवी पे जो लगाए जाते हैं उनका बनाने के लिए हम स्टायरीन का माने पॉलीस्टायरीन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स एक्राइलोनाइट्राइल। तो देखो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल किसके पॉलीमराइजेशन से? एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल माने के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बनता है, ओके। तो देखो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को और क्या क्या कहते हैं हम? ऑर्लोन भी कहते हैं और एक्राइलेन भी कहते हैं। अब आपको एक्राइलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH ओके। अब इसका यूज क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका यूज होता है वूलन मेकिंग में। तो आपने देखा होगा आपकी जो मम्मी वगैरह है ना, कभी स्वेटर बनाती हैं हमारी मम्मी वगैरह, तो वो जो स्वेटर आपके जो बनते हैं ना वो ऊन के, तो वो वूलन क्या होता है? वो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल होता है, ओके। फिर उसके बाद चलते हैं हम पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो फ्रेंड्स ये जो है विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से बनता है। क्या बनता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके। इसका यूज क्या होता है फ्रेंड्स? बरसात के जो कोट होते हैं, रेन कोट, हैंड जो बैग होते हैं और वाटर पाइप्स जो होते हैं वो क्या बनते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड के बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेफ्लॉन। तो फ्रेंड टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? नॉन स्टिक सरफेस, जो जैसे आपने देखा होगा नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं तो उनकी जो ब्लैक वाली जो लेयर होती है, नॉन स्टिक जो सरफेस है, वो टेफ्लॉन से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में इंसुलेटिंग जो वायर होते हैं ना, इंसुलेटिंग के रूप में उस पर लगाते हैं अपन, ठीक है ना। और ऑयल जो होते हैं ना, ऑयल की जो बोतल वगैरह होती है उनको सील करने के लिए भी हम टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं, ओके। अब हम आगे, तो हमने यहाँ तक अपने जो है 5 पढ़ लिए, कौन से? होमोपॉलीमर। अब हम छठवा देखते हैं, क्या? पॉलीसिस आइसोप्रीन माने फ्रेंड्स इन नेचुरल रबर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेचुरल रबर किससे बनती है? आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से। तो फ्रेंड देखो यहाँ पे आपको आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर भी 2-3 बार रफ में बना के देखना है इनको, ठीक है। तो आपको ये चीज़ मेमोराइज हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर दे देगा और फिर वो क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो आइसोप्रीन जो है के पॉलीमराइजेशन से हमारे पास पॉलीसिस आइसोप्रीन बनता है, ठीक है। फिर आता है नियोप्रिन यानी सिंथेटिक रबर। तो ये क्या है? जो क्लोरोप्रिन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? नियोप्रिन बनता है, ओके। तो फ्रेंड्स ये 7 हमारे क्या हो गए? एडिशन पॉलीमर के अंदर होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हो गए, ओके। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कोपॉलीमर, ठीक है, किसके? एडिशन पॉलीमर के। तो इसके अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ी थी, ब्यूना एस और ब्यूना एन। तो फ्रेंड्स देखो नाम से समझ में आता है, ब्यूना एस, ब्यूना माने 1,3-ब्यूटाडाइन, एस माने स्टायरीन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? ब्यूना एस बनता है, ठीक है। ये भी एक रबर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स ब्यूना एन। तो 1,3-ब्यूटाडाइन इसमें भी होता है। अब बदलता क्या है? एन माने एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? ब्यूना एन बनता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। फ्रेंड्स देखो कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है नाम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो जैसे एडिशन पॉलीमर 2 टाइप के थे, वैसे ही कंडेंसेशन पॉलीमर भी 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। तो फ्रेंड देखो होमोपॉलीमर का एग्जांपल क्या है? नायलॉन 6 है। कोपॉलीमर के एग्जांपल हमारे 5 होते हैं, कौन कौन से? नायलॉन 6, टेरिलीन, इसको डेक्रोन भी कहते हैं, ग्लिप्टल, बैकेलाइट और मेलामाइन, ओके। अब फ्रेंड्स देखो ये जो कंडेंसेशन पॉलीमर है इनको थोड़ा हम बॉन्ड के बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनके जो यूनिट्स होती हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले वो पॉलीमर देखेंगे जिनके अंदर पॉलीएमाइड बंध बनता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखो इसके 2 एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से? नायलॉन 6 और नायलॉन 6, ठीक है। तो नायलॉन 6 तो नायलॉन 6 क्या है? एक कोपॉलीमर है एक प्रकार का, ठीक है। कोपॉलीमर माने 2 डिफरेंट यूनिट के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। और इसके अंदर एमाइड बंध बनेगा, ठीक है। तो अब पहला क्या होता है? ये होता है हेक्सामिथिलीन डाईएमीन। क्या? हेक्सामिथिलीन डाईएमीन। और दूसरा क्या है? एडिपिक एसिड, ठीक है। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाईएमीन के पॉलीमराइजेशन से हमारा क्या बनता है? नायलॉन 6 बनता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने इसमें 6 लिखा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। 6 क्या बता रहा है? कि ये जो कंपाउंड है ना उनके अंदर 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, इस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? नायलॉन 6 हो गया, है ना। और इसके अंदर एमाइड बंध बनता है। इसका यूज क्या होता है फ्रेंड्स? इसका यूज होता है सीड्स बनाने में, ब्रिस्टल्स बनाने में और ब्रशेस बनाने में, ठीक है।
अब देखो एडिपिक एसिड जो होते हैं ना, इसको याद करने का ही ट्रिक होता है, आपने पढ़ा होगा ओम्स गैप, जिसे मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखो और आपको डेफिनेटली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई। आप इसी वीडियो को ना पॉलीमर की को 2-3 बार रिपीट करके सुन लो, और सच बता रही हूँ आपको याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्या है फ्रेंड्स, ये इसकी यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम के पॉलीमराइजेशन से नायलॉन 6 बनता है। इसके अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, लेकिन ये क्या तो एक हुआ, तो ये एक होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसका यूज कहाँ होता है फ्रेंड्स, इसका यूज होता है टायर कोट्स बनाने में, फैब्रिक्स में और रोप बनाने में, ठीक है, रोप्स बनाने में। अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स पॉलीईस्टर। पॉलीईस्टर माने जिनके अंदर ईस्टर बॉन्ड होता है। तो इसके भी फ्रेंड्स 2 एग्जाम्पल होते हैं, पहला होता है टेरिलिन, दूसरा होता है ग्लिप्टल, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो दोनों के जो है यूनिट में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, इसके अंदर भी इथिलीन ग्लाइकोल होता है और ग्लिप्टल में भी इथिलीन ग्लाइकोल अपन पढ़ेंगे, सिर्फ थैलिक एसिड चेंज होगा। अब देखो टेरिलिन किस किस के पॉलीमराइजेशन से बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल के और टरथैलिक एसिड के, ठीक है। तो अब क्या याद रखना है, इथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, टेरिलिन या डेक्रोन बनता है, ओके। इसके अंदर क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है। ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, RC+O+R, ओके। अब हम देखते हैं पॉलीईस्टर का जो है एक और एग्जांपल ग्लिप्टल। तो फ्रेंड्स देखो ग्लिप्टल भी किससे बनता है, इथिलीन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड के। अब आपको याद होगा कि थैलिक एसिड और टरथैलिक एसिड, इनको कैसे याद करें। तो देखो बेंजीन रिंग पे जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पे यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है ना, तो वो टरथैलिक एसिड हुआ। यदि पास पास वाले 2 कार्बन पे लगा है COOH ग्रुप, तो हमारा थैलिक एसिड हुआ, ठीक है। और दोनों में इथिलीन ग्लाइकोल तो सेम है ही, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखो ग्लिप्टल का यूज क्या होता है, इसका यूज जो है पेंट और लुब्रिकर्स के रूप में होता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, ये पूछा भी गया है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स कंडेंसेशन के कोपॉलीमर के अनोदर एग्जांपल आते हैं फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, यानी ये होता है बेकेलाइट, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स जो फिनाइल और फॉर्मेल्डिहाइड के, फिनाइल माने जो आप दे दो फिनॉल है ना, फिनॉल जब वहाँ पे वैलेंसी फ्री कर दें तो फिनाइल हो जाएगा, ठीक है। तो फिनाइल जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के जो यदि ये आपस में ऐड होंगे ना, तो उससे फ्रेंड्स एक लीनियर यूनिट बनती है जिसे कहते हैं नोवोलक, ठीक है। तो फ्रेंड देखो बेकेलाइट की यदि कोई आपसे पूछता है कि यूनिट क्या होती है, तो फ्रेंड्स आपको नोवोलक बतानी है, ठीक है। फिर नोवोलक आपस में जुड़ जाते हैं, फिर बनता है बेकेलाइट, ठीक है। तो क्या होगा, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों आपस में लीनियर रूप में बहुत सारे कनेक्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, नोवोलक बन जाएगा। फिर बहुत सारे नोवोलक आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बनेगा, बेकेलाइट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को हम जो है डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है बेकेलाइट का, तो फ्रेंड्स बेकेलाइट का कंगे कॉम बनाने में होता है, फोनोग्राफ रिकॉर्डर्स बनाने में होता है, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में होता है, और हैंडल ऑफ वो टेंसाइल, जो कि आपने देखा नॉन स्टिक बर्तनों के जो हैंडल होते हैं ना, उनको बनाने में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स अनोदर एग्जांपल मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, यानी मेलामाइन। तो देखो फ्रेंड नाम में है कि मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से जो बनता है वो है मेलामाइन पॉलीमर, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी में। तो फ्रेंड्स मैंने इससे पहले आपको जो है एक एसिडों की याद रखने की ट्रिक बताने को बोली थी, तो मैं आपको उसको बता देती हूँ एक बार। तो देखो फ्रेंड्स ओम्स गैप, O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M माने मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटामिक एसिड, और A फॉर एडिपिक एसिड, और P फॉर पेबैलिक एसिड, ठीक है। अब देखो O माने 0, क्या रखना है 0, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होते हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ग्रुप होते हैं, उनके बीच में यदि कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है, यानी कोई भी कार्बन नहीं है, तो हमारा जो है वो ऑक्जेलिक एसिड होगा, ठीक है। यदि एक CH2 आ गया तो M फॉर मेलोनिक एसिड होगा, 2 कार्बन आ गए तो क्या होगा, सक्सिनिक एसिड होगा, 3 आ गए तो ग्लूटामिक एसिड, 4 आ गए तो एडिपिक एसिड। अब आप देखो जो 4 आ गए वो एडिपिक एसिड, 4 और 2 COOH के, तो 6 कार्बन हुए कि नहीं हुए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए उसको नायलॉन 6 बोला, ठीक है। और एक्जामिथिलीन में भी क्या होते, 6 कार्बन थे। अब आते हैं पिबैलिक एसिड। पिबैलिक एसिड में 2 COOH के बीच में 5 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको जो है पिबैलिक एसिड, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि हम बल्कनाइज्ड रबर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखो बल्कनाइज्ड रबर क्या होती है, जो रबर होती है हमारी नेचुरल रबर या सेमी सिंथेटिक जो रबर होती है, ठीक है, उसके अंदर सल्फर मिक्स करने के बाद में जो रबर बनती है उसे कहते हैं बल्कनाइज्ड रबर। और फ्रेंड्स बल्कनाइज्ड रबर में जो सल्फर मिलाई जाती है उसकी रेंज होती है 3 to 10%, है ना। ये रेंज जो है मतलब कि क्या बना रहे हैं हम उसके हिसाब से बदलती रहती है। तो एनसीईआरटी में हमारी में एक एग्जांपल दिया है टायर, जो बस और ट्रक के जो टायर होते हैं ना,
उनकी जो रबर बनती है उसे, वो जो रबर है उसके अंदर कितना परसेंटेज सल्फर मिलाया जाता है, तो फ्रेंड्स उसके अंदर जो है 5% सल्फर मिलाया जाता है। और ये सल्फर काम क्या करता है, ये क्रॉस लिंकिंग करवा देता है और ज़्यादा अच्छी रबर में, ठीक है। तो अब तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो टायर वगैरह हैं उनके लिए जो रबर बनाते हैं तो उसके अंदर सल्फर कितना परसेंट मिलाते हैं, तो फ्रेंड्स हमको याद रखना है उसके अंदर जो है 5% सल्फर बनाते हैं, सॉरी 5% सल्फर मिक्स करते हैं, ओके। अब आते हैं कि यार सल्फर मिक्स करने से वो जो सेमी सिंथेटिक या नेचुरल रबर है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टी होती हैं फ्रेंड्स। ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है, मानी रेसिस्ट हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रति, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो आपने देखा हो ट्रक बस इसके जो है ये पानी में चलते हैं, तो ऐसा तो नहीं आपने कभी देखा हो कि इनके जो पानी ऑब्जर्व करके इनके टायर स्वेल कर गए यानी फूल गए, है ना। तो क्योंकि वो रबर कैसी होती है, बल्कनाइज्ड रबर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स, सल्फर मिलाने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हार्डनेस बढ़ जाती है और सॉफ्टनेस कम हो जाती है, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बल्कनाइज्ड रबर के बारे में, सिर्फ इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि पॉलीथीन हम आगे डिटेल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो, जो चीज़ें मैं पॉइंट बोलूँगी आपको सिर्फ वही याद रखने हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड पॉलीथीन हमारी 2 प्रकार की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब देखो पॉलीथीन चाहे वो लो डेंसिटी बनाए चाहे हाई डेंसिटी बनाए, दोनों ही इथीन के पॉलीमराइजेशन से बनती हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि कंडीशन अलग अलग रहती हैं बनाने की, ठीक है। और इनकी जो केमिकली जो प्रॉपर्टी है लो डेंसिटी पॉलीथीन की और हाई HDP की अलग अलग रहती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो LDP बनाते हैं, किस पे बनाते हैं LDP, हाई प्रेशर और इसके अंदर जो है ट्रेस अमाउंट में डाइऑक्सीजन लेते हैं या परऑक्साइड इनिशिएटर लेते हैं, जो कि वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। क्या लेते हैं, LDP बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, हाई प्रेशर लेते हैं और ट्रेस अमाउंट में डाइऑक्सीजन या परऑक्साइड इनिशिएटर लेते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब ये बन जाती है लो डेंसिटी, तो ये कैसी होती है, ये केमिकली इनर्ट होती है, टफ होती है और फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, इनर्ट, टफ और फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है टॉयज बनाने में, फ्लेक्सिबल पाइप बनाने में, बोटल्स बनाने में और इंसुलेटर के रूप में, ठीक है। इतने पॉइंट LDP के बारे में याद रखने हैं। अब आते हैं हाई DP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP सॉरी, है ना। तो HDP के क्या है, अब देखो ये इथिन के पॉलीमराइजेशन से बनेगा, समझ में आई। अब इसके अंदर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, ओके। सॉल्वेंट क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। और कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं, यहाँ याद रखना है फ्रेंड्स, जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ओके। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, C2H5 का होल्ड्राइज Al और TiCl4, ओके। अब बात आती है कि जो HDP बनी है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, ये भी केमिकली इनर्ट और टफ होती है, बट कैसी होती है, हार्ड होती है। और जो लो डेंसिटी थी वो कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। और इसका यूज हम बकेट्स, डस्टबिन, बोतल और पाइप्स बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा LDP और HDP। फिर उसके बाद एक और चीज़ पढ़ते हैं फ्रेंड्स जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब देखो हम पॉलीमर बनाते जा रहे हैं यार, देखो पॉलीथीन बनाते जा रहे हैं। अब देखो क्या पॉलीथीन ईजिली हमारे एनवायरनमेंट में डिग्रेड हो जाती है क्या, नहीं होती है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे पॉलीमर बनाएं जो ईजिली हमारे अर्थ पे बायोडिग्रेड माने अपघटित हो जाएं, ठीक है। और एज इट इज फॉर्म में हमारे ज़्यादा टाइम तक ना रहें। तो देखो फ्रेंड्स इसके अंदर हम 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, PSBB और नायलॉन 2 नायलॉन 6, ठीक है। तो PSBB फुल फॉर्म कैसे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, ओके। अब ये जो है सॉइल के अंदर बैक्टीरिया द्वारा इजीली डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका यूज क्या होता है, तो आपने कभी देखा हो जो कैप्सूल आपने कभी खाए होंगे, ठीक है, जिसके अंदर मतलब कहते हैं एक सॉलिड फॉर्म में कुछ ड्रग्स जो है भरी रहती है और आप उसको, है ना, आपके अंदर जा करके वो जो है फिर ईजिली वो क्या करती है, वहाँ से डिफ्यूज होना शुरू होती है, धीरे धीरे वो क्या होती है, डिग्रेड होती है और वहाँ से जो आपकी जो ड्रग है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो जो जितनी भी आपके जो कैप्सूल वगैरह हैं वो उनके जो कवर होते हैं फ्रेंड्स, जिसके अंदर अपन ड्रग भर के आपको देते हैं, ठीक है, तो वो PSBB के बने होते हैं, ठीक है। अब आता है फ्रेंड्स नायलॉन 2 नायलॉन 6। तो फ्रेंड देखो नायलॉन 6 नायलॉन 6 और नायलॉन 2 नायलॉन 6, तो नायलॉन वो दोनों डिग्रेडेबल नहीं है जो अपन ने इससे पहले पढ़े थे, लेकिन नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अभी किससे बनता है,
ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो देखो फ्रेंड्स, ग्लाइसिन जो है उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं और नायलॉन 6 जो है उसके अंदर कितना होता है हमारा 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको अलग अलग दिया, नायलॉन 2 और नायलॉन 6, ठीक है। तो ग्लाइसिन और इसके एमिनो कैप्रोइक एसिड के पॉलीमराइजेशन से ये बनता है, ठीक है। ये कैसा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ओके। अब फ्रेंड्स जो DDT है वो कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हुआ आपका पॉलीमर चैप्टर, है ना, जो आप इसको 2-3 बार सुनिए। जब आपका पेपर होता है आप उससे पहले कभी भी कहीं भी फ्री हो रहे हैं, थोड़ा सा कान में लीड लगाई और सुन ली भाई, ठीक है ना। तो आपका पूरा बिल्कुल समराइज फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ओके। अब फ्रेंड्स मैं आपके जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको धीरे धीरे अपलोड करूँगी। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। और फ्रेंड्स मैंने आपको अभी ये शॉर्ट में समझाया, अभी मैं आपको इसकी NCERT भी डिक्टेट करूंगी, ठीक है। NCERT भी मैं अच्छे से समझाऊंगी, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको बार बार विजिट ना करना पड़े, ठीक है। एंड फ्रेंड्स आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अदर फ्रेंड्स को अपने को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके, ठीक है। और मैं आपको जो है ऑर्गेनिक को भी बहुत अच्छे से समराइज फॉर्म में बताऊंगी, आप बस वीडियोस को जो है कंटिन्यूस रूप से देखना, ठीक है। और अच्छा लगता है तो और लोगों को शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जम के पढ़ाई करो अब, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि पेपर बहुत पास आ रहा है, ओके।